देखो अब हमें क्या पढ़ना है आगे, आवेश संरक्षण पढ़ा था। अब आवेश संरक्षण में समझने का प्रयास करना कि जैसे हमने बताया कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा कैसा रहता है, संरक्षित। अगर हम बात करें जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, घर्षण करवाया जाता है, तो इस पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, धनावेश, और इस पर ऋणावेश। तो ऐसा नहीं है कि आवेश उत्पन्न नहीं होता, आवेश उत्पन्न तो होता है, लेकिन कुल आवेश हमेशा कैसा रहता है, नियत। सपोज आपके पास एक कांच की छड़ है, ठीक है, और इस कांच की छड़ पर शुरुआत में कुल आवेश क्या है, शून्य। ये रेशम का कपड़ा है, ठीक है, इस पर भी कुल आवेश कैसा है, शून्य। यानी अगर हम इस तरफ, यानी ये प्रारंभिक स्थिति है। अब प्रारंभिक स्थिति में क्या हो रहा है कि टोटल चार्ज की बात करें तो कितना है, कुल आवेश कितना है, शून्य, ठीक है। अब जब इन दोनों को घर्षण करवाया, आपस में रगड़ा गया, फिर क्या हुआ, आप देख पा रहे हैं इस पर आ गया +2 कूलाम का धनावेश, इस पर आ गया -2 कूलाम का ऋणावेश। अगर हम इस पर बात करें तो टोटल चार्ज क्या हो गया, अब भी 2 और -2, टोटल क्या हो गया, शून्य। यानी पहले भी 0 था और बाद में भी 0 है। ऐसा नहीं है आवेश उत्पन्न नहीं हुआ, आवेश तो उत्पन्न हो गया, इस पे धनावेश आ गया, इस पे ऋणावेश आ गया, लेकिन कुल आवेश कैसा रहा, शून्य। यानी कुल आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मैं ना आपसे बस ये कहना चाहता हूँ। इसके अलावा तुम्हें ध्यान हो, अगर तो हमने तुम्हें क्लास 11th में युग्म उत्पादन पढ़ाया था, याद है, युग्म उत्पादन युग्म विनाश पढ़ाया था या नहीं, नहीं पढ़ाया था, तो बताएंगे। युग्म उत्पादन का मतलब होता है कि जब भी आवेश उत्पन्न होगा तो हमेशा एक पेयर में होगा, एक जोड़े में उत्पन्न होगा। कैसे होगा, एक जोड़े में उत्पन्न होगा, ठीक है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुआ तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या होता है, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन नहीं, पॉजिट्रॉन, है ना। तो हमेशा जो उत्पन्न होगा वो एक पेयर में होगा। इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है, पॉजिट्रॉन पे धनावेश होता है, द्रव्यमान दोनों के बराबर होते हैं। एक बात ध्यान रखना कि प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। भले शक जो पॉजिट्रॉन है उस पर आवेश का परिमाण प्रोटॉन के बराबर है, लेकिन द्रव्यमान उसका इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इस वजह से उसे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कहा जाता है, यानी प्रतिकण कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे आपको पता है, आपने क्या, आपके पास कोई एक विलयन है NaCl का। अब NaCl के विलयन में क्या हुआ कि आपने विद्युत का प्रवाह करवाया। तो जब आपने विद्युत का प्रवाह करवाया तो क्या हो गया, इस पे एक पे Na+ और Cl-, ये आपस में क्या हो गए, विभक्त हो गए, जिसके कारण उस विलयन में क्या होने लगता है, विद्युत का चालन होने लगता है। यानी अगर मैं बात करूं तो NaCl पे टोटल आवेश शुरुआत में क्या था, क्या विद्युत का चालन हो रहा था, नहीं हो रहा था, यानी टोटल चार्ज क्या था, 0। अब भी मैं यहाँ पे बात करूं तो इस पे +1, इस पे -1, टोटल क्या है, 0। आवेश तो उत्पन्न हुआ, लेकिन कुल आवेश कैसा रहा, नियत। कुल आवेश कैसा रहा, नियत। तो इस बात को याद रखना है कि आवेश उत्पन्न होता है, लेकिन कुल आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कुल आवेश हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये था आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। उदाहरण लिखना चाहो तो उदाहरण में लिख लीजिए। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर धनावेश
कांच की छड़ पर धनावेश तथा रेशम के कपड़े पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। प्रयोगों द्वारा पता चला कि कांच की छड़ पर जितना धनावेश उत्पन्न होता है कांच की छड़ पर जितना धनावेश उत्पन्न होता है उतने ही परमाणु का ऋणावेश रेशम के कपड़े पर उत्पन्न होता है। इस प्रकार कुल आवेश नियत रहता है। क्योंकि ऐसा प्रश्न आएगा 2 नंबर का, अगर आएगा तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत तुम्हारे पास लिखा है, उदाहरण ये हो गया। ठीक है, अब हेडिंग बनाइए, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। अभी बता रहे हैं, अभी तो इसकी ही चर्चा होनी है ना, अभी तो जस्ट मैंने हेडिंग बनवाई है, पढ़ना तो इसे पूरा है ना कंप्लीट। देखो, आवेश का क्वांटमीकरण या क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब समझना, क्वांटा का मतलब होता है पैकेट, यानी कोई भी चीज़ जो हमेशा पैकेट्स में अवेलेबल हो। जैसे अगर आप दुकान पे जाएंगे और आप अगर पेंसिल मांगते हैं तो क्या 1 पेंसिल दे दो, 2 पेंसिल, 3 पेंसिल, 4 पेंसिल, ऐसा तो नहीं कहोगे 3.5 पेंसिल दे दो या 2.5 पेंसिल दे दो, नहीं कहोगे। कैसा कहोगे? 1 2 3 4 5 ऐसे दे दीजिए। इसी प्रकार अगर आपको आवेश चाहिए तो आवेश आपको कैसा मिलेगा? 1 कूलम, 2 कूलम, 5 कूलम, 6 कूलम, है ना। यानी इंटीग्रल मल्टीपल होगा, पूर्णांक गुणज होगा। किसका? मूल आवेश का। समझना बड़े ध्यान से। जैसे सीधे शब्दों में अगर हम कहना चाहें तो किसी भी वस्तु पर जो आवेश का परमाणु होगा वो Q बराबर ± Ne होगा। अब आपको पता है आवेश के क्वांटमीकरण का कारण क्या है, कि क्यों होता है आवेश का क्वांटमीकरण। तो इसका रीज़न है कि पदार्थ का निर्माण किससे मिलकर हुआ है? अणु से। अणु का निर्माण परमाणु। परमाणु में 3 प्रकार के कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा ही कोई भी वस्तु क्या होती है? आवेशित होती है। अब जरा समझना, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? स्थानांतरण। अब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण जो होगा वो एक पूर्ण संख्या के रूप में होगा। या तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, या 3 4 5 6 ऐसे इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब इलेक्ट्रॉनों की कमी से ही क्या आता है? प्लस माइनस। अब इलेक्ट्रॉन आधा तो जाएगा नहीं, 2.5 तो जाएगा नहीं, 3.5 नहीं जाएगा, 37.5 नहीं जाएगा, 12.5 नहीं जाएगा। कैसा जाएगा? एक पूर्ण संख्या के रूप में आगे जाएगा। तो जो n है ना, n और कुछ नहीं है, n नंबर है। 1 2 3 4 5, ठीक है। किसका नंबर है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई क्या है? मूल आवेश। याद है कल बताया था, इसका परिमाण कितना होता है? 1.6 गुणा। अच्छा क्यू क्या है? आवेश। अब बड़े ध्यान से समझिए कि अगर हमें आवेश के क्वांटमीकरण की परिभाषा लिखनी है तो क्या लिखेंगे? किसी वस्तु या कण पर आवेश का मान मूल आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। कैसा होता है? पूर्णांक गुणज होता है। अब पूर्णांक क्यों बोला? क्योंकि पूर्णांक संख्याएं ही होती हैं माइनस में और प्लस में, ठीक है? तो पूर्णांक गुणज होता है। अब ये प्लस माइनस क्या बता रहा है? अगर किसी वस्तु पर प्लस आवेश है, धनावेश है, तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी है। और अगर किसी वस्तु पर ऋणावेश है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है? अधिकता है। और आवेश का क्वांटीकरण, यानी क्वांटीकरण होता क्या है? तो क्वांटीकरण का मतलब है कि एक निश्चित संख्या के परिमाण में आगे बढ़ना, यानी जो कंटिन्यूअस ना हो, लगातार ना हो। एक के बाद क्या आता है? 1.1, 1.2, 1.3, ये हो गया तुम्हारा कंटिन्यूअस, लगातार। तो आवेश लगातार एक परिमाण में आगे नहीं बढ़ता। कैसे बढ़ता? 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे लगातार नहीं होता, डिस्क्रीट होता है, असतत होता है। कंटिन्यूअस यानी लगातार नहीं होता। किस लेवल पे? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, बहुत सूक्ष्म स्तर पे। लेकिन आगे अपन पढ़ेंगे आवेश का सतत वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वहाँ पे आवेश सतत हो जाएगा। क्योंकि बहुत बड़े स्तर पे हम इसे नेगलेक्ट कर देते हैं। क्यों? सोचो, -19 कूलाम बहुत छोटा है ना, इस वजह से। ठीक है, तो लिखिए, आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत के अनुसार आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत के अनुसार कॉमा लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा, किसी वस्तु या कण पर आवेश का मान मूल आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिए, Q बराबर ±NE। फॉर्मूला लिख लीजिए, Q बराबर ±NE। ये लिख लो, N बराबर 1 2 3 4 5 6 क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है? मूल आवेश, जिसका परिमाण क्या है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। और Q क्या है? आवेश। अब समझिए जरा ध्यान से, जैसे यहाँ पे लगा है Q बराबर ±, तो अपन जब सूत्र से सवालों को हल करेंगे तो ± चिन्ह अपन नहीं लगाएंगे, अपन सीधा परिमाण निकालेंगे। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई होगी तो बता देंगे इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, अर्थात इस पर ऋणावेश है, इस पर धनावेश है। और अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस पर ऋणावेश है। ठीक है, अब सवालों से और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल, एक कूलाम
आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्लास 10th में भी हमने इसे प्रूफ करवाया था, याद हो तो। तुमने तो पढ़ो ही नहीं है तो। कीजिए सॉल्व। नहीं यार, ये तो सबसे सरल क्वेश्चन है। ना जी ना, 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इज द राइट आंसर। कैसे किया देखिए, आज जो ना सवाल हैं तो बड़े ध्यान से समझना। ये सवालों के द्वारा ही सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। क्वेश्चन था हमारा 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यही तो था। अब सबसे पहले देखो सवालों को करने का तरीका, सबसे पहले तो ये पहचानना है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला, 1 कूलाम आवेश में, किसमें, 1 कूलाम आवेश में, यानी आवेश का मान दिया है Q बराबर 1 कूलाम। आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद कीजिए, यानी n का मान याद करना है। हमने कहा वेरी गुड। अब ऐसा फॉर्मूला देखो जिसमें Q आता हो और n आता हो, तो अभी एक फॉर्मूला ही पढ़ा, Q बराबर NE। तो E का मान तो सभी को पता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। पता चल गई सारी वैल्यूज हमें। Q का मान पता है, N का मान हमें निकालना है, E का मान हमें पता है। अब सभी लोगों ने बचपन से सूत्र पढ़े होंगे, जैसे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो कुछ इसी फॉर्म में बनाना, ये सूत्र Q बराबर NE। अब तुम्हें n निकालना है, मतलब तुम्हें चाल निकालनी है, तो समय इसकी भाग में आ गया। यानी अगर इधर कोई संख्या गुणा में है तो इधर आके किस में हो जाती है, भाग में। इतना तो सबको आता होगा आई थिंक, है ना। तो सूत्र लिखेंगे, सूत्र Q बराबर NE से। ठीक है, Q का मान कितना है 1, n का मान हमें पता करना है, E का मान है 1.6 गुणा 10 की घात -19। ठीक है, अब n पता करना है तो n तो इधर ही रहेगा, ये गुणा में है, इसके भाग में आ जाएगा। तो n बराबर क्या हो गया, 1/1.6 गुणा 10 की घात -19। अब आओ दूसरी बात पे। मैथमेटिक्स में सरलीकरण पढ़ा होगा तुमने, सिंप्लीफिकेशन थोड़ी बहुत अगर मैथमेटिक्स पढ़ी है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति वगैरह क्लास 9th 10th में, तो उसमें क्या होता है, अगर x की पावर -a है तो इसे लिखा जा सकता है 1/x की पावर a। बोलो, लिखा जा सकता है, यानी x की पावर अगर -a है तो इसे लिखा जा सकता है 1/x की पावर a। यानी ऊपर जो घात माइनस की थी वो नीचे आगे किसकी हो गई, प्लस की। तो अगर जो नीचे की घात है वो ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। तो इसका मतलब जो -19 है नीचे, वो ऊपर जाके प्लस का 19 हो जाएगा, हाँ या ना। तो n बराबर 1/1.6, ये ऊपर गया, इंटू 10 की पावर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 19। दशमलव हटाएंगे एक, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुणा 10 की पावर 19/16। क्या 16 का भाग 10 में जाता है, नहीं जाता। फिर क्या करना होगा, तो हमने अब एक और दूसरा नियम, ध्यान है,
पढ़ाया था। अगर a की पावर m इंटू a की पावर n है, आधार समान होने पर घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, अर्थात a बराबर m प्लस n हो जाता है। क्या इसको, जो ये 10 की पावर 19 है, क्या हम इसे ऐसा नहीं लिख सकते n बराबर 10 गुणा 10 की पावर 1 गुणा 10 की पावर 18? क्योंकि देखो 1 और 18 कितना हो जाएगा, 19। यही तो हो गया a की पावर m और a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। तोड़ के लिख दिया अलग अलग। अब 10 का गुणा 10 में होगा तो कितना हो जाएगा, ये 100। तो n बराबर क्या हो गया, 100 गुणा 10 की पावर 18 बटे 16। 16 का भाग दो 100 में, 16 छक्के, देखो भाग देना भी नहीं आता होगा बहुत सारे लोगों को। 16 का भाग दो 16 छक्के 96, कितने बचे, 4। भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 16 दूनी 32, कितने बचे, दशमलव लगाए तो 0 फिर से बढ़ जाएगा, 16 पंचे 80। तो आंसर कितना आ गया, 16 का भाग जब 100 में देंगे तो आएगा 6.25 गुणा 10 की पावर, तो अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6.25 गुणा 10 की पावर 18। तो सीधा याद रखना है इसे, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, गलत नहीं होता। 10 में भाग देंगे तो पहले 0 बढ़ाएंगे फिर दशमलव लगाएंगे, तो 0 दशमलव में आएगा। तो फिर ऑप्शन भी तो मिलना चाहिए हमें पेपर में, ये तो मिलेगा ही 100%, क्योंकि ये तो सारी जगह लिखा रहता है ना। 0.6 गुणा 10 की पावर 19 हो जाएगा, तो फिर है ना, बात तो वही है ना। तो ये कुछ नियम है जो तुम्हें पता होने चाहिए सवाल करने के लिए। थोड़ी चीज़ें टफ लगेंगी, हमें पता है। रीज़न क्या है कि अब हमें पता नहीं है कि तुमने मैथ में ये चीज़ पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, तुम्हारे टीचर ने तुम्हें ये चीज़ बताई या नहीं बताई। बहुत ही हमें तो कम चांस लग रहे होंगे कि थ्योरी में तुम्हें ये चीज़ बताई गई हो, बताई गई, वेरी गुड। नहीं हो तो हमने तो पहले ही सिखा दिए थे ना ये, तुम्हें नोट कर लीजिए सॉल्व। प्रशांत तुमने कैसे गलती कर दी, अब सोचो, सोचना क्या है हमें, सवाल और कैसे बन सकता है। आज तुमसे 1 कूलम पूछा हमने, हो सका तुमसे बोल दे 5 कूलम आवेश में बताओ, है ना। अब 5 कूलम में पूछ ले, हो सकता है तुमसे 100 कूलम में पूछ ले, 500 कूलम में पूछ ले, तो आपको कुछ दिक्कत आएगी, नहीं आएगी। तो अब एक तुम खुद से करो, 100 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, 625 लिखेंगे, फिजिक्स में नियम होता है 6.25 गुणा 10 की पावर 20। क्वेश्चन करो सभी लोग, 100 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये तो मैंने तुम्हें करवा दिया एकेडमिक तरीके से, पेपर में सॉल्व ऐसे नहीं करना है, कंपटीशन में कैसे करोगे वो भी ट्रिक भी सीखते चलो। क्वेश्चन आया 100 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 1 कूलम आवेश में हमें पता है ना, इसे हम 1 कूलम नहीं लिख सकते। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6.25 गुणा 10 की पावर 2 घात ये 18, कितनी हो गई। ऐसे सॉल्व करेंगे कंपटीशन में, और एकेडमिक में ऐसे सॉल्व करेंगे। केवल एक तरीके से नहीं सोचने में,
साम दाम दंड भेद जो कछु होवे, आंसर तक पहुंचने में। जनी सोचने कि कैसे करें, जो सोचो कैसे भी करके वहां तक पहुंचना है, क्योंकि कंपटीशन में तुमसे ये नहीं पूछेगा आंसर कैसे आया, आंसर सही होना चाहिए बस। आ गया आंसर। अब ईमानदारी से हाथ उठा के बताओ किसे किसे समझ में नहीं आया, हम एक बार फिर से बताएं। ईमानदारी से बता दो किसे किसे समझ में नहीं आया। सबको आ गया? जिससे पूछेंगे उसे बताना पड़ेगा। नहीं आया तो मैं नहीं आया। और किसे नहीं आया? तो मैं नहीं आया। और एक एक करके हाथ उठा रहे। तो मैं आ गया? नहीं आया? थोड़ा थोड़ा क्या होता है ये? देखो हम जानते हैं कि कहाँ पे परेशानी आती है, पता है हमें दिक्कत आई है, लेकिन ना परेशानी को दूर करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन क्या था, एक कूलम आवेश में, आवाज नहीं, ओ मिस्टर आवाज नहीं। क्वेश्चन क्या था, हम क्वेश्चन दूसरा ले रहे, ठीक है। 100 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। 100 कूलम आवेश में ज्ञात कीजिए, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। ई का मान तुम्हें दिया गया है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ध्यान दीजिए सभी लोग, देखो जिन्हें आ गया ना वो कृपया करके बातें ना करें, दूसरा क्वेश्चन सोचें अपने मन में, वो सॉल्व करने लगे। 100 कूलम आवेश यानी क्यू का मान कितना दिया है, 100 कूलम दिया, कोई दिक्कत। ई का मान हमें पता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। और n का मान हमें क्या करना है, पता करना है, तो q बराबर n e से। अब इस फॉर्मूला में मान रखने हैं बस। q का मान कितना है 100, n का मान हमें पता है नहीं है, e का मान हमें जरूर पता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। n का मान निकालना है तो ये किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो n बराबर 100 बटे 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस, अब बताओ नीचे से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो नहीं बढ़ेगा, तो n बराबर कितना हो गया 1000 बटे में कितना है 16। इसके बाद ये 10 की पावर माइनस 19 है, ऊपर जाके प्लस का 19 हो जाएगा, ठीक है। 16 का भाग दो इसमें 1000 में, तो 16 का भाग देंगे तो 16 छक्के 96, एक जीरो बचा, 4 वो बचे 40 हो गए। देख लो भैया तुम समझ नहीं रहे, तुम्हें पता है, लेकिन अब जो दिक्कत आ रही वो यहाँ पे भी भाग देने में भी दिक्कत आ रही, हमें ऐसा लग रहा है। 16 का भाग दो, 16 छक्के 96, 4 बचे जीरो, 16 दूनी 32, 8 बचे, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, 16 पंचे, तो आंसर कितना आया 62.5 गुणा 10 की पावर 19। जिन लोगों को दिक्कत है वो इतना याद कर लें। बताइए अभी कोई दिक्कत है इसमें? इसमें तो नहीं है ना, हाँ या ना? देखो यार बता दिया करो, कोई प्रॉब्लम हुआ करे, क्योंकि देखो जब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी ना हम आगे नहीं बढ़ेंगे।
एक दूसरी बात समझिए, देखो कि अगर आपने अभी तक सवाल किए ही नहीं हैं तो परेशानी तो आएगी, क्योंकि हमने पता है ना क्लास 11th में एक बात कही थी, क्लास 11th में आप बस सवालों को करना सीखिए और क्लास 12th में आप अपने आप करने लगोगे, यही कहा था। तो अपने आप क्यों करने लगे? क्योंकि तुमने क्लास 11th में सवालों को पढ़ना सीख लिया, सवालों में वैल्यू पहचानना सीख लिया, तो 12th में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, यही कहा था ना हमने। तो क्या हमने तुमसे गलत कहा था? नहीं कहा था ना। तो सारी चीज़ें मैथमेटिक्स है, फिजिक्स तो यहीं ख़त्म हो गई, तुमने जहाँ पहचान लिया कि ये सारी चीज़ें दी गई हैं, और जहाँ तुमने सारी भौतिक राशियाँ पहचान ली, फिजिक्स तो वहाँ ख़त्म ही हो गई। बचा क्या? मैथ। अगर मैथ कमज़ोर है तो सवालों में दिक्कत है। तो हमें क्या करना है? नंबर्स के साथ खेलना है, नंबर्स के साथ खेलो, नंबर्स के साथ जितना अधिक खेल सकते हो। सबसे पहले क्या करना है? 1 से 30 तक टेबल याद कर लो, पढ़े। ऐसा नहीं, बहुत अलग तरीके से। 11 दशहरा में 110 होता है, सब जानते हैं, और 11 इंटू 13 132 होता है, ये भी तुम्हें सीखना है। 11 इंटू 11 121, 11 इंटू 12 132, 11 इंटू 13 143, 11 इंटू 13 ये भी तुम्हें याद रखना है। उसका अपोजिट भी याद करो, तो फिर तुम्हारी मैथ में कैलकुलेशन अच्छी होगी, और मैथ में कैलकुलेशन अच्छी होगी तभी तुम ये न्यूमेरिकल्स वगैरह कर पाओगे। मैथमेटिक्स अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उसमें आवेश की मात्रा एवं प्रकार बताइए। उसमें आवेश की मात्रा एवं प्रकार बताइए। सही है। कूलम आ गया, कितना आया? मात्रक आ गया। किस किस का आ गया, किस किस का नहीं आया? पहले वो बताइए किस किस का आंसर नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं है, आएगा। आज नहीं तो कल आएगा। प्रकार माने धनावेश या ऋणावेश है? देखिए, घबराना नहीं है, कहते नहीं है। सबसे पहले घबराना नहीं है, फिर क्या करना है? सवाल पढ़ना है। सवाल में क्या बोला? किसी वस्तु में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। किसकी कमी है? अब सूत्र हमें पता है Q बराबर NE, जिसमें Q आवेश होता है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इस बार तुमसे बोला है 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी N का मान दिया है 100, E का मान तो सबको पता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। Q तुम्हें ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर NE। तो Q बराबर N का मान 100, E का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। अब मैथमेटिक्स 100 का मतलब स्क्वायर किसका? 10 का, गुणा 1.6
10 की पावर -19 गुणा में घातें जुड़ती हैं, पता है कि नहीं? तो 2, अब यहाँ पे प्लस होता तो जुड़ जाती, माइनस है तो घट जाएगी। तो कितनी बची? 2 में से घटाओ 19 माइनस के 17, तो Q बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर -17, ये है आंसर। परेशानी आएगी, परेशानी आएगी। देखो मैं ना कभी ना, पता है फॉल्ट कहाँ होता है? शुरुआत में हम तुम्हें थ्योरी पढ़ाते जाएं और सवाल हम तुम्हें बाद में कर पाएँ, तो वो बहुत बेकार सिस्टम है। क्योंकि फिजिक्स में तुम्हें अगर कोई चीज़ समझनी है तो सबसे बेस्ट तरीका समझने का होता है न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना? तो न्यूमेरिकल के थ्रू समझने का प्रयास कीजिए। पता है दिक्कत कहाँ आ रही? फाउंडेशन कमज़ोर है, इट्स रियलिटी। फाउंडेशन कमज़ोर है। क्या तुम्हें पता नहीं है इस बात का कि फाउंडेशन कमज़ोर है तभी हमें दिक्कत आ रही? नहीं, अगर तुम्हें यहाँ पे दिक्कत आ रही है, ये 2 -19 -17 कैसे आ गया? अगर तुम्हें ये दिक्कत आ रही है कि ये दशमलव कैसे ट्रांसफ़र होता है, दशमलव का गुणा कैसे होता है, घातों के कैसे गुणा होते, कैसे जुड़ जाती, कैसे घट जाती, नीचे की घात ऊपर जाके माइनस की कैसे हो जाती है, दिक्कत वहाँ आ रही है। हमें पता है दिक्कत कहाँ आ रही होगी। सच बताना ईमानदारी से, वही नहीं आ रही है दिक्कत। और क्या है इसमें? कुछ सवाल में होता क्या है? कुछ नहीं होता। पहली तो वैल्यू पहचान लो, दूसरा मैथमेटिक्स आना चाहिए। घबराओ मत, आज नहीं आ रहा है ना, धीरे धीरे करते चलो। आज से 10 दिन बाद, 15 दिन बाद ये सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर हो जाएंगी, इस बात की गारंटी हमारी है। पता है वो कैसे? क्योंकि जब लगातार पढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते चलो, रोको नहीं कि कट समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ दो, पढ़ाई ही छोड़ दो। क्यों छोड़ दें? आज नहीं आ रहा कि कल नहीं आएगा हमें? अगर हम मेहनत कर सकते हैं तो हमें आएगा, ठीक है ना? तो मेहनत से कभी पीछे मत हटो। अगर मेहनत से पीछे हटोगे तो हार किसकी होगी? तुम्हारी। क्योंकि ना थके हैं पाँव अभी, ना थके हैं पाँव अभी, ना ही हिम्मत हारी है। ना थके हैं पाँव अभी, ना ही हिम्मत हारी है। हौसला है ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने का, हौसला है ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने का, इसलिए अभी तक सफ़र जारी है ना? तो लगातार मेहनत करते रहिए, आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे, ठीक है? ऑल दी वेरी बेस्ट। मिलते हैं कल। कल पूरा रिवीजन चाहिए हमें।